बहुत समय पहले की बात है। उस समय दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम महिलारोप्य था। जैसा राज्य महान है, वैसा ही उसका राजा है। महिलारोप्य के राजा का नाम अमर शक्ति है। अमर शक्ति न केवल एक महान राजा थे, बल्कि उनमें अनेक गुण भी थे। वह एक और विद्वान, बुद्धिमान, सदाचारी, समस्त शास्त्रों में पारंगत था, तो दूसरी ओर वह एक वीर योद्धा था। उसने अपनी भुजाओं से अनेक देशों को जीतकर अपने राज्य की सीमा और साधनों में वृद्धि की। इतना बड़ा राजा होते हुए भी वह खुश नहीं था। एक दिन राजा अमरशक्ति पात्रमित्र के साथ बैठक में बैठे थे। बुद्धिमान मंत्री और अनुभवी अमात्य राज्य में उसकी सहायता कर रहे थे। पहरेदार कैदी राजा की जीत का नारा लगा रहे थे। न्यायप्रिय प्रजा राजा के न्याय से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा कर रही थी। पर सबने देखा कि आज राजा को राजकाज में इतना उत्साह नहीं है। वह गंभीर राजकाज के बारे में क्या सोच रहा है? इस विचार पर वृद्ध मंत्री सुमति का ध्यान गया। राजा को चिंतित और दुखी देखकर उसने कहा, महाराज, आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपकी धारणा सत्य है। सच में मेरा दिमाग और शरीर स्वस्थ नहीं है। परेशान होकर सुमति ने कहा, महाराज, मैं लोगों को राजवैद्य लाने के लिए भेज रही हूँ। भगवान आपका भला करे। फीकी मुस्कान के साथ राजा ने कहा, मंत्री जी, आप मेरे परम हितैषी हैं, लेकिन यह दवा का काम नहीं है। यह इलाज दवा से नहीं होगा। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपका बीमार है, जिसे शाही दवा भी ठीक नहीं कर सकती? राजा ने आह भरी और कहा, मेरे 3 मूर्ख और सिद्धांतहीन पुत्र इस बीमारी का कारण हैं। जब मैं इन 3 मूर्ख पुत्रों को याद करता हूँ, तो मुझे यह परिवार पसंद नहीं है। इससे तो निःसंतान होना अच्छा था। सभी मंत्रियों ने कहा। महाराज, ऐसी बात मत करो। राजा ने फिर कहा, मंत्रियों और विद्वानों ने कहा है, अजन्मा मृत मूर्ख मृत। जीवन भर के लिए बस थोड़ा सा दुख इकट्ठा हो गया, अर्थात निःसंतान होना अच्छा है। बल्कि हरामखोर मरता है, वह भी अच्छा है, पर मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं, क्योंकि मूर्ख पुत्र जब तक जीवित रहता है, तब तक कष्ट ही देता है। तब मंत्री सुमति ने कहा, महाराज ने ठीक ही कहा है। मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है कि कोई पुत्र न हो, लेकिन कुमारों को शिक्षित होना चाहिए। राजा ने कहा, मेरे वेतनभोगी मंत्रिमंडल में 500 विद्वान हैं। यदि वे अपने पुत्रों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं और असफल होते हैं, तो वे कैसे शिक्षित होंगे और उन्हें कौन शिक्षित करेगा? मंत्री मशाई ने गंभीरता से कहा, महाराज, इस दुनिया में सीखने का कोई अंत नहीं है, लेकिन मानव जीवन सीमित है। इसलिए सभी के लिए सभी विषयों को सीखना संभव नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि राजकुमारों को सभी नैतिकता संक्षेप में सिखाई जानी चाहिए। सभा में सभी ने वृद्ध मंत्री की बुद्धिमानी भरी बातों का समर्थन किया। तब बुद्धिमान वृद्ध मंत्री ने आगे कहा, महाराज, मैंने सुना है कि विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान हैं। उसे लाने के लिए दूत भेजे जाएं, जिसका नाम भारत में एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। उसे राजकुमारों की शिक्षा सौंप दें। कुछ दिनों बाद 80 वर्ष का एक बूढ़ा, सीधा, शांत, सौम्य, धन्य ब्राह्मण आया और उसने महाराजा को आशीर्वाद दिया। परिचय दिए जाने पर राजा अमर शक्ति ने कहा, मनीषी विष्णु शर्मा, कृपया बैठ जाइए। विष्णु शर्मा के आसन ग्रहण करने पर राजा ने कहा, आपके ज्ञान और विद्वता का यश दूर दूर तक फैल गया है। भारत भूमि में आपको कौन नहीं जानता। आज मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। यदि आप कृपा करके मेरे तीनों मूर्ख पुत्रों की शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं बदले में आपको 100 ग्राम दान करने के लिए तैयार हूं। विष्णु शर्मा ने शांत स्वर में कहा,
महाराज, मैं ज्ञान नहीं बेचता। मेरी उम्र के बारे में सोचो, ए बॉय से गांव का क्या करें। हालांकि आपके अनुरोध पर मैंने आपके 3 बेटों की शिक्षा का जिम्मा संभाला। राजा विष्णु शर्मा की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और कहा, आप वास्तव में महान हैं। विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज, मैं वचन देता हूँ, यदि मैं 6 महीने के भीतर आपके पुत्रों को सभी नैतिकता की शिक्षा नहीं दे सका तो मुझे नरक में रहने दो। विष्णु शर्मा के इस महान वचन को सुनकर सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। महामती विष्णु शर्मा ने तब 5 तंत्र मित्रभेद, मित्र प्रवंति, काकोलुकिया, लब्धप्राणश और अपरीक्षित करक की रचना की और 6 महीने के भीतर राजकुमारों को शिक्षित किया। विष्णु शर्मा की कठिन प्रतिज्ञा का भुगतान किया।